नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नवनिर्वाचित एमएलसी का शपथ ग्रहण समारोह आज। बीजेपी के 10 सपा के और 2 एमएलसी लेंगे शपथ। विधान परिषद के सभापति दिलाएंगे नवनिर्वाचित प्रदेश शपथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नवनिर्वाचित एमएलसी का शपथ ग्रहण समारोह का आगाज हो गया है। बीजेपी के 10 और सपा के 2 एमएलसी आज शपथ ले रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर, बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारियां। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्कूल खुलेंगे। 5 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। प्राथमिक विद्यालय भी 1 मार्च से खुलेंगे। जी हां, प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेंगे सीएम योगी। प्रदेश भर में स्कूल खोलने की तैयारी शुरू। बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इस खबर पर हमारे साथ राहुल संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिए कि अब स्कूल जो है वो 8 कक्षा के और 6ठी कक्षा के भी क्लासेस जो है उसको खोल दिया जाए। स्कूलों को दोबारा से रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी कृति, कहीं ना कहीं प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना महामारी और प्रदेश भर में सारे संस्थानों और सारे विभागों को जिस तरीके से प्रभावित किया, अब कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं प्रदेश में जी घटते नजर आ रही हैं, जिसके वजह से कल मुख्यमंत्री जी के आवास पे इसकी सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में ये सामने आया कि अब अनलॉक की प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश में शुरू करने की जा रही है, जिससे कि उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर और इनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके दिशा निर्देश में 6 से लेकर कक्षा 8 तक के जो भी पाठ्यक्रम है इसको अब रफ्तार दिया जाए और इसको चलाया जाए। केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग स्कूलों की कक्षाएं जो है सुचारू रूप से शुरू जाएगी और इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिया गया है कि आप लोग इसकी तैयारियां होने वाला है। पेरेंट्स के सामने किस तरह का प्रस्ताव रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना एक दर पर लोग डरे हुए हैं, तो किस तरह का प्रस्ताव और तैयारियां करने वाली है सरकार? जी कहीं ना कहीं पेरेंट्स अभी भी लेकर थोड़ा सा बच्चों को लेकर वो हो रहे हैं, घबराए हुए हैं, बट सरकार पूरे भरोसा दे रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बच्चों को स्कूल तक भेजिए और उन बच्चों को सैनिटाइजर, मास्क और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कक्षाएं में उनको बैठाया जाएगा और उनका जो पाठ्यक्रम है उनको सुचारू रूप से चालू कराया जाएगा। और प्रदेश में वैक्सीनेशन के भी जो कार्यक्रम है उसको और तेजी से कर दिया गया है। टेस्टिंग भी बहुत तेजी से चल रही है, जो कि यही कारण है कि प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण का मामला है वो बहुत ही कम आ रहा है। इस वजह से योगी जी ने इसका सुचारू रूप से चलाने के लिए उसी के साथ किस तरह की बेसिक शिक्षा विभाग को भी शुरू करने की जो बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वो मानसिक तौर पर तैयार हो गए हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी बात की गई है, तो कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को शिक्षा को लेकर और उनकी एजुकेशन को सुचारू रूप से चले वो भेज रहे हैं और कोई 2-4% ही ऐसी कोई पेरेंट्स जो डरे सहमे से हैं कि नहीं अभी कोविड है, ये है और तमाम तरीके की उनको क्वेश्चन की सामना करना पड़ रहा है। तो अब माना जा रहा है कि अब जो सरकार के दिशा निर्देश है उसी के अकॉर्डिंग सारे लोग अब अपना काम करना शुरू कर देंगे और बच्चे भी अपने सुचारू रूप से जो शिक्षा है वो चलना शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश भर में स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक की जो कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से उन्हें एक बार फिर रफ्तार दी जाए। जिस तरह से कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव स्कूलों पर और बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है, उसके बाद सीएम योगी का ये बहुत बड़ा निर्देश है जिस पर अब तमाम अधिकारी कार्य कर रहे हैं और स्कूलों को फिर से रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। वहीं देखना अहम होगा कि क्या स्कूल खुलने के निर्देश पर जो पेरेंट्स हैं वो इस पर राजी होते हैं, क्या वो बच्चों को स्कूल भेजने के ऊपर तैयार हो जाते हैं या मानसिकता में किस तरह का बदलाव आता है। जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो डिजिटली पढ़ाई की भी बात हो रही थी, लेकिन लगता है कि स्कूल भेजना ही एक अंतिम चरण है। तो देखना अहम होगा कि इस पर किस तरह से पेरेंट्स का क्या रुख सामने आता है।
वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की हमारे सामने आ रही है। सेंसेक्स से जुड़ी इस वक्त की अगली बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीएम योगी 8 फरवरी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। वाराणसी से निरीक्षण के लिए निकलेंगे सीएम योगी। भरवारा गाजीपुर से सीएम योगी का शुरू होगा निरीक्षण। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लघु सेतु का निरीक्षण। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। 8 फरवरी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। वाराणसी से निरीक्षण के लिए निकलेंगे सीएम योगी। बरवारा गाजीपुर से सीएम योगी का शुरू होगा निरीक्षण। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लघु सेतु का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं स्थलीय कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे वो 8 फरवरी को। वाराणसी से निरीक्षण के लिए वो रवाना होंगे। बरवारा गाजीपुर से सीएम योगी का ये निरीक्षण शुरू होगा। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रेहान वारसी जुड़ चुके हैं। रेहान जी, किस तरह की क्या कुछ अपडेट है? निरीक्षण करने वाले हैं सीएम योगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी कीर्ति, बिल्कुल बताना चाहूंगा, सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 फरवरी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। वहां पर जो निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे। वहां पर जो और साथ ही साथ खरवारा गाजीपुर का जो बॉर्डर है वहां पर भी जो निरीक्षण चल रहा है, जो कार्य चल रहा है उसका भी निरीक्षण करेंगे। और साथ ही साथ बाड़ाटांड सुल्तानपुर के कैंप कार्यालय में जो अधिकारियों हैं उनके साथ बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक के दौरान जो निर्माणाधीन कार्य हैं उनमें और गति लाई जाए और तेजी से काम आगे बढ़े, इसी को लेकर वहां पर सीएम योगी चर्चा करेंगे। 8 फरवरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण पर निकलेंगे। रेहान जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए कितने का बजट अलॉट किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा? जी फिलहाल अगर हम बजट की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लगातार अभी भी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। चाहे हम गाजीपुर की बात करें या बनारस की बात करें, तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और तकरीबन बहुत ही अच्छा बजट दिया गया है। से जुड़ने के लिए तो 8 फरवरी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो देखना अहम होगा। वाराणसी से निरीक्षण के लिए निकलेंगे। भरवारा गाजीपुर से सीएम योगी का शुरू होगा निरीक्षण कार्य। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं सेंसेक्स से जुड़ी। शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। 51,000 के पार खुला सेंसेक्स। सेंसेक्स आज पहली बार 51,000 के पार पहुंचा। शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। जिस तरह से बजट पास हुआ, बजट जैसे ही पास हुआ उसके बाद भी सेंसेक्स में काफी ज्यादा उछाल आया था। 26,000 से ऊपर का उछाल देखा गया था। वहीं आज की बड़ी खबर 51,000 के पास सेंसेक्स खुल गया है, तो कहीं ना कहीं बाजार के लिए पॉजिटिविटी साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरह से बजट पास हुआ उसके बाद लगातार सेंसेक्स में उछाल दिखाई दे रहा है। 26,000 बजट वाले दिन था, उसके पार था 26,000 के। वहीं आज 51,000 के पार सेंसेक्स में उछाल दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा है शेयर बाजार रिकॉर्ड। ये मैं इस पूरी खबर पर हमारे साथ एमपी हेड धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जैसे बजट पेश हुआ उसके बाद से ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि बाजार पर जो है इसका अच्छा असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन भी सेंसेक्स में उछाल आया, उसके बाद 51,000 के पार पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंसेक्स जो है 358 अंक चढ़कर करीब 50,614 पर बंद हुआ है और जो निफ्टी है वो 106 अंक की बढ़त उसको मिली है। और इस हिसाब से देखा जाए तो सेंसेक्स की जो और निफ्टी में जो लगातार बढ़त अभी भी जारी है। और अब सबकी नजर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर होगी कि आखिर मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक की क्या होती है। बात करें अगर रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा की बैठक का नतीजा आने के एक दिन पहले ही लिवाली का जोर रहा।
और जी। बात करें इस बार के बजट की, इस सत्र की, तो तीसरी तिमाही के उत्साहवर्धक नतीजे जो हैं वो जिस तरह से सामने आ रहे हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर जो बजट पेश किया गया है उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। जिस तरह से शेयर मार्केट में उछाल आई है और जिसकी जो घोषणा रिजर्व बैंक करने वाला था शुक्रवार को, वो आज होगी उसकी। लेकिन विश्लेषकों की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो गोल्ड बजट पेश किया गया है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ने को, उससे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार पकड़ने को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ी हैं। इस वजह से विदेशी जो पोर्टफोलियो है, निवेशक हैं, भारतीय बाजार में एक तरफ से आकर्षित भी हो रहे हैं और उनकी तरफ से जो तगड़े निवेश का जो प्रवाह बना हुआ है, इससे बाजार में लगातार तेजी देखने को लगातार हमें मिल रही है। जी, जिस तरह से धर्मेंद्र जी बजट दिया गया उससे क्या लग रहा है कि क्या और सेंसेक्स में भी लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है, तो क्या 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी पर पहुंचने का जो हमारा लक्ष्य है हम उसको पार कर पाएंगे 2025 तक? देखिए 2025 तक तो निश्चित तौर पर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हम जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो करीब 11% के ऊपर निकल जाएगी, ऐसी उम्मीद है। जिस समय बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने, उसके पहले ही जताई जा रही थी कि इस बार जो है जीडीपी ग्रोथ जो है नीचे आई है, लेकिन वो भी कोरोना के कारण आई थी और आने वाले साल में ये बढ़कर 11% तक हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम गौर करें तो आईटीसी का जो शेयर है सबसे अधिक 6.11% उछाल पर आया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 30 में से 18 कंपनियों को शेयर बढ़त के साथ बंद हुए हैं। आईटीसी के जो शेयर हैं वो सबसे अधिक 6.11% की उसमें बढ़त देखने के लिए मिली है। इसके बाद फायदे में बात करें अगर तो जो बंद जो हुआ है शेयर बाजार और कंपनियों का या मार्केट का, तो उसमें एसबीआई, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी समेत ऐसे अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब एक क्रम में शामिल हैं। एसबीआई की तो उम्मीद से बेहतर नतीजे करीब तिमाही बढ़कर सामने आए हैं। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बैंक के शेयर जो है 5.73% पर बढ़कर बंद हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बजट पेश किया गया है उसका असर साफ तौर पर देखने में सामने आ रहा है। और जो विदेशी जो हमारे पास जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे हमारे देश में, वो भी लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। वहीं अगर बात करें तो बियानी बंधु जो हैं, बियानी बंधुओं पर रोक लगी है, 5% तक गिरे हैं इनके फ्यूचर ग्रुप के कंपनियों के जो शेयर हैं, वो इसमें भारी गिरावट दर्ज हुई है। बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी के मामले की, तो बियानी बंधुओं में जो किशोर और अनिल बियानी हैं, इनके पूंजी बाजार में खरीदी और बिक्री करने पर बुधवार को 1 साल की रोक पहले ही लगा दी गई थी। लेकिन दोनों और साथ ही दोनों पर 1-1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। इस खबर को गुरुवार को बीएसई में फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों में गिरावट देखने के लिए मिली और इससे उनको सीधा नुकसान भी हुआ है। लेकिन बात करें अगर देश की बाकी मुख्य वो कंपनियां जिससे हमारे देश की मुद्रा निर्भर करती है, उन सभी की अगर एक गणना करें तो सभी उछाल पर है। जी धर्मेंद्र जी, जिस तरह से सोने और चांदी के भाव में भी कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि राहत मिलेगी, तो क्या बाजार में उछाल भी देखी जा रही है? तो किस तरह से कितना राहत मिल सकती है लोगों को सोने चांदी के भाव में? कुछ देखिए अभी सोने चांदी की अगर बात करें तो उसमें कोई खास गिरावट की संभावनाएं जताई नहीं जा रही हैं, लेकिन अभी सभी की जो नजरें हैं वो उन, हालांकि सोना चांदी का व्यापार भी बहुत सराफा बाजार जो है बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में देश की आर्थिक नीति को सुधार करने में सहयोग प्रदान करता है। लेकिन बात अभी जब और जो बिजनेस कंपनियां हैं उनकी अगर बात की जाए, जिस तरह से शेयर मार्केट चल रहा है उसमें अभी सोना चांदी जो है उसमें कोई खास गिरावट देखने की बात सामने नहीं आ रही है और सभी की नजरें लगी हुई हैं फिलहाल आज की जो मौद्रिक नीति की जो समीक्षा होगी उसी के, और जो घोषणा करेंगे गवर्नर दास जो हैं, वो जो आरबीआई के गवर्नर जब घोषणा करेंगे सबकी नजर उसी के ऊपर लगी हुई है कि आखिर आज मौद्रिक नीति क्या घोषित होती है। इसके हिसाब से तय हुआ कि सोना या चांदी बाजार में चढ़ेगा या गिरेगा, लेकिन बाकी जो आंकड़े हैं वो फिलहाल सामने आ चुके हैं। बजट में बैंकों को भी प्रमुखता दी गई है, बैंकों के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान रखे गए थे, तो उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? उसको देखकर आपको क्या कुछ लगता है? देखिए बैंकों में जो प्रावधान है वो तो एक जाहिर सी बात है, क्योंकि एसबीआई की अभी मैंने जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एसबीआई है, बजाज फिनसर्व है, कोटक बैंक है, अपना फाइनेंस कंपनियां हैं, ओएनजीसी है, एसबीआई है,
तो इनका जो इनके शेयर मार्केट में इनमें खासा एक इजाफा देखने के लिए मिला है। और एसबीआई जो है वो अपने बेहतर तिमाही नतीजे आने के बाद जो बैंक का शेयर है वो 5.73 पर बढ़कर बंद हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि एसबीआई एक बैंक की अगर बात करें तो जहां लोग प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उनकी तरफ अगर उनका ध्यान बढ़ता है, लेकिन बार बार उनका ध्यान एसबीआई के ऊपर आता है। तो बैंक की जो नई नीतियां जो लागू कर रही है सरकार और अभी जो मौद्रिक नीति आएगी उससे आज स्पष्ट हो जाएगा कि बैंक के हालात क्या रहने वाले हैं, क्या नई नीतियां बनेंगी बैंकों को लेकर। तो वहां पर अगर पब्लिक की बात करें, जनता की बात करें, तो कहीं ना कहीं एसबीआई पर भरोसा आज भी कायम है उनका। और यही एक कारण है कि एसबीआई के जो शेयर हैं सबसे बड़े उछाल पर बंद हुए हैं। लेकिन बाकी की बात की जाए, चाहे वो बजाज फिनसर्व हो या कोई अन्य बैंक हो, तो वो भी कहीं ना कहीं लाभ में इनके शेयर हैं। जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एमपी है धर्मेंद्र, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सेंसेक्स में उछाल दर्ज किया गया है। सेंसेक्स में आज पहली बार 51,000 के पार सेंसेक्स ग्राफ पहुंचा है। वहीं शेयर बाजार के रिकॉर्ड में भी ये ऊंचाई पहली बार दर्ज की गई। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बजट पेश किया गया उसके बाद लगातार बाजार के लिए तो ये कहीं ना कहीं बजट अच्छा बताया जा रहा था और इसका नतीजे भी साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से रिकॉर्ड जो 51,000 के पार पहुंचा है सेंसेक्स, वो इस बात का जीता जागता सबूत है। वहीं कई चीजों पे स्पेंडिंग की गई है, तो बजट पर देखना होगा कि किस तरह से जीडीपी ग्रोथ, जो वी शेप की ग्रोथ की बात की गई है बजट को लेकर कि वी शेप का ग्रोथ होगा, तो देखना अहम होगा कि वो वी शेप ग्रोथ किस स्तर पर जाके होती है। और जो 11% जीडीपी 11 उसके जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 11 के पार की बात हुई है। उस पर भी देखना अहम होगा कि जो वी शेप ग्रोथ है वो किस तरह से होती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। वहीं अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी में 15 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, प्रस्ताव और पर अंतिम निर्णय लेंगे सीएम योगी। ईरान ने पाकिस्तान पर की सर्जिकल स्ट्राइक, छुड़ा ले गए अपने 2 सैनिक। कर्ज की बोझ में डूबी एयर इंडिया पर सरकार का 500 करोड़ रुपए बकाया। शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर 51,000 के पार खुला सेंसेक्स। 50 साल से ज्यादा लोगों को जल्द ही जाएगी कोरोना की वैक्सीन। वहीं इस वक्त की हेडलाइंस हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी में 15 जनवरी से स्कूल खोलने की तैयारी पर प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया जाएगा। वहीं ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और 2 सैनिक भी छुड़ा ले गए अपने। कर्ज की बोझ में डूबी एयर इंडिया पर सरकार का 500 करोड़ रुपए बकाया। शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर 51,000 के पार खुला सेंसेक्स। 50 साल से ज्यादा लोगों को जल्द दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। वहीं बढ़ते हैं अपनी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी के सुल्तानपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माधवपुर गांव पहुंचे, जहां वो जितेंद्र तिवारी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि कुछ दिनों पहले जितेंद्र के खिलाफ समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी द्वारा नगर कोतवाली में तहरीर दी गई थी। बिना किसी अनुमति के वो अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का स्टिकर लगाकर प्रहलाद मोदी के आगमन का कार्यक्रम कर रहे थे, जिसके बाद जितेंद्र तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि जितेंद्र की गिरफ्तारी के बाद वहां होने वाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी जितेंद्र के परिजनों ने मिलने के लिए प्रहलाद मोदी गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने सुल्तानपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माधवपुर गांव में वहां जाकर वहां का दौरा किया, जहां वो जितेंद्र तिवारी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि कुछ दिन पहले जितेंद्र के खिलाफ समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों द्वारा नगर कोतवाली में तहरीर दी गई थी। बिना किसी अनुमति के वो अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का स्टिकर लगाकर प्रहलाद मोदी के आगमन का कार्यक्रम कर रहे थे। की है कि भारत सरकार ने
गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उस योजनाओं को लोगों तक पहुंचे, इसलिए कार्यक्रम रखा था ये जानकारी देने के लिए। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, उन्होंने जितेंद्र भाई ने लिखित दिया है या नहीं दिया जितेंद्र भाई जानते हैं, परमिशन मिली नहीं मिली जितेंद्र भाई जानते हैं। लेकिन मैं आपके जरिए ये भी बताता हूँ कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ रहे थे, जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था, और वाराणसी में उसका आगमन था, उसको रैली निकालना था, लेकिन डीएम ने परमिशन नहीं दी थी और रैली नहीं निकाल सके। तो आज का प्रधानमंत्री है, उस टाइम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था। फिर इतनी बड़ी पार्टी नहीं कर सकती तो आप और मैं क्या कानून के सामने कर सकते हैं? कानून सबके लिए एक है, चाहे जितेंद्र हो चाहे नरेंद्र दामोदर मोदी हो। और ये आपके सामने प्रमाण मैं देता हूँ, 2014 में बना है, क्योंकि यह तुम्हारे अखिलेश की सरकार थी, नरेंद्र मोदी को रैली की परमिशन नहीं मिली थी। और आप देख लेना, ये सच बोल रहा हूं मैं, तो नरेंद्र मोदी को परमिशन नहीं मिली थी, उसने रैली नहीं निकाली। आजमगढ़ में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में बुद्धि शुद्धि हवन का आयोजन किया गया। कांग्रेसियों ने किसान आंदोलन की सफलता और सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए जिला मुख्यालय स्थित रिक्शा स्टैंड पर हंस गायत्री मंत्र से हवन पूजन किया। इनका कहना है कि सरकार में बैठे लोगों की बुद्धि शुद्धि हो जाए और केंद्र सरकार के कार्यकर्ता किसानों के हित में काम करना शुरू कर दे। वीरेंद्र यादव ने बताया कि शास्त्रों में हंस गायत्री मंत्र के हवन का विधान है, जिससे बुद्धि शुद्धि हो जाती है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्धि शुद्धि का आयोजन किया आजमगढ़ में, जहां पर उन्होंने हवन के द्वारा बुद्धि शुद्धि का ये आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हवन भाजपा सरकार के लिए है कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, जिसके चलते वो किसानों के हित में सोचने का काम करें। 70 दिन से किसान आंदोलन में हैं। सरकार की बुद्धि खराब हो गई है। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए शास्त्रों में हंस गायत्री मंत्र का विधान है। हंस गायत्री मंत्र से हम लोगों ने यज्ञ किया, हवन किया है कि सरकार की बुद्धि शुद्ध हो और किसानों के 3 काले कानून वापस लें और एमएसपी पर कानून बने। इसलिए शुद्धि बुद्धि यज्ञ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो है बुद्धि कहीं खो गई है और प्रभु उनको शुद्ध बुद्धि दे, जिससे कि किसानों के 3 कानून जो उन्होंने पास किए हैं उसको तत्काल वापस लें। और इसीलिए हम लोग इस बार आजमगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर स्थित पानी की टंकी में बुजुर्ग पर पानी की टंकी जिलाधिकारी एक बुजुर्ग पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। आजमगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आजमगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर स्थित पानी की टंकी पर एक बुजुर्ग चढ़ गया। पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां अपनी समस्याओं से परेशान एक बुजुर्ग आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग को समझा बुझाकर नीचे उतारा और यह आश्वासन दिया कि बुजुर्ग को डीएम से मुलाकात करवाएंगे। बता दें कि बुजुर्ग पिछले 5 सालों से परेशान है। उसके घर की नाली की समस्या काफी दिनों से बनी हुई है, जिसके लिए उसने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उसके प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही कोई अधिकारी उस पर ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते बुजुर्ग पानी की टंकी पर चढ़ गया। आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र में नोनिहाई लिंक मार्ग पर एक इवेंट कंपनी के निदेशक पर फायरिंग की गई। फायरिंग में निदेशक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि बदमाश बाइक पर सवार थे। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। देखिए, कल रात को अमित तिवारी नाम के एक व्यक्ति को कंधे पे गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उस व्यक्ति के पास पहुंच के उसको एसएन मेडिकल इलाज के लिए भेजा गया था। जिन व्यक्तियों का इसमें नाम आ रहा है वो व्यक्ति अभी फिलहाल फरार है। इस विषय में मुकदमा पंजीकृत करके कुछ टीमों का गठन करके किस वजह से ये चीज़ घटना कारित हुई थी, किन लोगों ने कारित की थी,
उनके पीछे पुलिस लगाई गई है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी कर दी जाएगी। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा थाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले पुलिस अधीक्षक ने सलामी देते हुए पूरा थाना परिसर का भ्रमण किया। साथ ही थाना परिसर को साफ रखने और कार्यालय के अभिलेखों को बेहतर करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। थाने पर आने वाले पीड़ितों की शिकायत को रजिस्टर में अंकित कर पीली पर्ची देते हुए उचित कार्रवाई करने के निर्देश किए गए। साथ ही नक्सली संचरण पर प्रभावी रोकथाम रखने के लिए समय समय पर नियमित रूप से प्रभारी कॉबिंग करने और जन चौपाल आयोजित करने की बात भी की गई। तो सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सबसे पहले पुलिस अधीक्षक ने सलामी देते हुए पूरे थाने परिसर का भ्रमण किया। साथ ही साथ साफ सफाई के लिए और कार्यालय के अभिलेखों को बेहतर करने के लिए भी थाना प्रभारी ने निर्देश दिया। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों कुछ लोगों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बता दें कि एक स्वीट हाउस की दुकान में कुछ लोगों के बीच आपस में विवाद हो गया था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से असलहे भी बरामद किए हैं। तो औरैया में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्वीट हाउस में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उनके पास से असलहे भी बरामद किए गए हैं। यहाँ पे ब्लॉक गेट के पास बालाजी स्वीट हाउस नाम की एक दुकान है। वहाँ पर तकरीबन 12:30 बजे करीब कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई थी और काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, क्योंकि जो शहर के बीचों बीच फायरिंग हुई थी और इसके कारण जो आसपास के लोग थे उनको भी काफ़ी दहशत थी। इसमें जो हमारी कोतवाली पुलिस की टीम है उसके द्वारा सफलता प्राप्त करी गई है और इसमें 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक अभियुक्त पे 25। रामपुर का खास विधानसभा के चांदीपुर भदारी कला में एक संस्थान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए पूर्व सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह पहुंची। वहीं स्वागत के दौरान संगीत मंडली के द्वारा एक गीत गाया गया, जिसमें गीत के बोल से पूर्व सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह भड़क गई। गाने के बोल थमने से पहले ही मंच पर हड़कंप मच गया। राजकुमारी रत्ना ने कहा कि ये विपक्षियों की चाल है जो उनकी मीटिंग को बंद कराना चाहते हैं। तो प्रतापगढ़ में राजकुमारी रत्ना पहुंची, जिस कार्यक्रम में वहां एक गीत गान का आयोजन किया गया, जिसमें गीत के बोल से पूर्व सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह भड़क गई। गाने के बोल थमने से पहले ही मंच पर हड़कंप मच गया और उन्होंने कहा कि ये विपक्षियों की चाल है जो उनकी मीटिंग को बंद कराना चाहती है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली में ब्रह्मा भोज से वापस घर लौट रहे सपा नेता को बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सड़क किनारे लहूलुहान हालत में अकेले पड़े मिलने पर ग्रामीणों द्वारा उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया है। आजमगढ़ एसपी सुधीर कुमार सिंह के अनुसार मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दुश्मनी सामने निकल कर नहीं आई है जिससे मामला स्पष्ट हो सके। बदमाशों की संख्या 2 बताई जा रही है। चुनावी रंजिश से वारदात को अंजाम देने की आशंका भी जताई जा रही है। देखिए, देवगांव में एक श्याम यादव नाम के व्यक्ति के जब वो एक अरेस्टी में से वापस आ रहे थे तो उन पर फायरिंग किया गया। उनके बाह में और बगल कमर के बगल में चोट लगी है। फिलहाल खतरे से बाहर है और उनको बनारस रेफर किया गया। अभी इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा कोई एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं कराई गई थी। जैसे ही वो एफआईआर दर्ज कराएं तब इस बारे में और
सही से पता चल पाएगा। और गांव के अंदर भी तहकीकात की गई है, तो अभी कोई ऐसी दुश्मनी उनके सामने नहीं आई है जिसके कारण ये घटना हुई हो। बाकी जानकारी की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। हमीरपुर में जहरीली दवा खाने से 10 साल की मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि प्राइवेट डॉक्टर VK सचान से दवा लेकर आए थे। दवा खाते ही कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि जहरीली दवा खाने से मासूम का शव नीला पड़ गया था। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए प्राइम TV।